अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, तीन इश्यूज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आज की जो समाअत थी उसमें हुकूमती जो क्वेश्चन थी वो नाकाम हुई, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड हासिल कर लिया। एक जो वीडियो अदील सरफराज साहब ने बनाई थी कि फाइज़ ईसा साहब और उमर अता बंदियाल आपस में नहीं मिलते, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी अदील सरफराज से बात हुई है। एग्जैक्टली उन्होंने वहाँ क्या देखा था, उस वीडियो में क्या कुछ है जो एग्जैक्टली वो हुआ है जो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कमेटी थी एक पार्लियामेंट के अंदर बनी थी जिसने ऑडियो लीक्स के ऊपर तलब किया हुआ था साकिब निसार साहब के बेटे को, तो वो उस कमेटी के ऊपर जो वो काम आज हुआ हाई कोर्ट के अंदर जो शायद फाइज़ ईसा भी नहीं कर सके थे। तो पहले इसी के ऊपर बात कर लेते। मैं पूरा दिन आज इंतज़ार करता रहा सुप्रीम कोर्ट में कि वो 15 सहाफ़ी आएंगे, चूँकि इमरान खान की तकरीर के ऊपर भी पाबंदी लग गई है, उसका नाम चलाने के ऊपर भी पाबंदी लग गई है, उसका जिक्र करने के ऊपर भी पाबंदी लग गई है। तो कुछ सहाफ़ी जो हैं, जो इनकलाबी सहाफ़ी हैं, जब नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी लगी थी तो वो 15 सहाफ़ी दौड़े दौड़े पहुँच गए थे हाई कोर्ट के अंदर कि ये पाबंदी हटाएं, हमें बड़ा इज़्तिराब है। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि आज वो आएंगे, कोई एक भी वहाँ नज़र नहीं आया। तो बहरहाल आज क्या हुआ, सबसे पहले जो एक इवेंट था, एक वफाकी जो शरई अदालत है उसके जज जो थे उनका हलफ था, तो उसमें इवेंट में एक वीडियो बनाई अदील सरफराज साहब ने। चूँकि इवेंट में तमाम जजेस गपशप करते हैं, वकला के साथ बातचीत भी होती है, तो उस वीडियो में एंगल ये दिया जा रहा है कि काजी साहब एक वकील के साथ खड़े होते हैं, तो अचानक से उमर अता बंदियाल आके दूसरे वकील से मिलते हैं, तो फिर काजी साहब उनको देख के मुंह मोड़ लेते हैं। तो मेरी जब अदील साहब से बात हुई तो मैंने कहा जी क्या उसके बाद वो आपस में मिले? उन्होंने कहा जी उसके बाद तो वो आपस में नहीं मिले। लेकिन उस वीडियो में आप ये देखें, अगर गौर से देखें उसको चला के, जो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है जी, काजी साहब ने इग्नोर कर दिया उमर अता बंदियाल को और पीठ फेर ली और ये हुआ। तो काजी साहब के साथ जो बंदा मुखातिब होता है वो उसको उमर अता बंदियाल जब अपनी तरफ मुखातिब करते हैं, तो इस दौरान पीछे से खातून जो है वो काजी साहब को मुतवज्जो करती हैं, किसी और से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, तो काजी साहब उस तरफ चले जाते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग इसको ये भी कह रहे थे कि काजी साहब बड़े इस मामले में बड़े मुतकब्बर वाक़े हुए, उन्होंने इग्नोर कर दिया और उमर अता बंदियाल साहब की बेइज्जती हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये काजी साहब और उमर अता बंदियाल साहब मिलते रहते हैं, बीच में तलखी भी इनकी हुई थी, लेकिन उमर अता बंदियाल खुद कोर्ट के अंदर ये बात कह चुके हैं कि हमारे इख्तलाफात जो हैं वो आईनी मसाइल के ऊपर है, इस तरह की निजी इख्तलाफात नहीं है। और वैसे अगर ये इस तरह के निजी इख्तलाफात इतने बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों के दरमियान हों तो मेरे ख्याल में फिर उनको इन ओहदों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अब हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, हाई कोर्ट के अंदर जो ऑडियो लीक का मामला था, साकिब निसार साहब का जो बेटा है नजम साकिब, उसने उस कमेटी को चैलेंज किया और उस हाई कोर्ट ने उसकी कमेटी के न सिर्फ उन समन को मुअत्तल किया बल्कि साथ ये जवाब भी तलब कर लिया कि ये ऑडियोज़ आती कहाँ से हैं। और उन्होंने इसमें कुछ वकला को भी जो है वो मायकस मुकर्रर किया कि उनकी भी राय ली जाए और अटॉर्नी जनरल से भी पूछा कि ये ऑडियोज़ कहाँ से आती हैं। तो अब हुआ ये है, इस मुअत्तली के बावजूद भी, उस कमेटी के समन को मुअत्तल करने के बावजूद भी अब क्या हुआ है, जो कमेटी थी उसने दोबारा समन जारी किए। अच्छा, वो कमेटी जो है वो ऑडियो लीक्स की, उन्होंने वहाँ बैठकर आज दोबारा एक इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने कहा जी कि साकिब निसार साहब का जो बेटा है वो ख़ुद को भी चीफ जस्टिस समझता है और वो पेश नहीं हुआ इस कमेटी के आगे, और इस कमेटी के आगे अगर वो पेश नहीं हुआ तो अब उसके भी हम दोबारा समन जारी करते हैं, अगर वो नहीं पेश होगा तो उसके हम वारंट जारी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये कमेटी जो है वो, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी इसके ऊपर बात की कि जो उनकी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें इस चीज़ को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या वाकई उनको कोई 1 करोड़ 20 लाख की जो रकम है वो मिली है या नहीं मिली है। और जो कमेटी ने नजम साकिब समेत दीगर 2 अफराद के 6 माह के बैंक स्टेटमेंट तलब किए और वजारत ख़जाना को हिदायत दी कि तफसीलात 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो जमा करवाई जाए इस कमेटी के आगे। बहरहाल ये एक नई लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। अब बात करते हैं ज़रा आज का जो केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। ये अनफॉर्चुनेट है कि पिछले 3 बड़े केसेस हुए। एक इलेक्शन के हवाले से पंजाब इलेक्शन का जो मामला था वो भी तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर क्लोज हुआ। उसके बाद आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो मामला था ये भी इसी तरह से इतना जल्दी क्लोज हो गया। तो आज ये हुआ कि जैसे ही जो कल हुकूमत ने एक एक्ट लाया नया, और जिसके तहत अब जो है वो वकील का भी हक मिल गया है और उसके तहत अब जो
इलेक्शन का जो मैटर सुना जा रहा था उसको भी उन्होंने उड़ा कर रख दिया। तो इसमें अब हुआ ये है कि इन्होंने ये जो काम किया है, उमर अता बंदयाल साहब जैसे अब रोस्टम के ऊपर आए तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जो है वो कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो एजी ने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने आकर कहा जी कि हमने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया और अभी ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट बनाया है, तो इसके दरमियान कोई मुमासिलत है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि हुकूमत जो काम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से हासिल नहीं कर सकी थी, उन्होंने वो यहाँ से हासिल कर लिया है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो था उसको उड़ा दिया था, 8 मेंबर बेंच बैठा था उसके ऊपर और उसको मुअत्तल किया था। और इस दौरान आराम से खुफिया तरीके से ये जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर जो एक्ट है ये पास हो गया। तो इस पे पूछा उमर अता बंदयाल साहब ने कि आप कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि इसमें कुछ शिकें ऐसी हैं जो दूसरा कानून हम नहीं बना सके थे, आपने जिसको मुअत्तल कर दिया था उसमें और इसमें कोई मुमासलत पाई जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम उसको दूर करें। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसको बाइमी रजामंदी से दूर कर दें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर ये कहा कि आपने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया था उसमें आपने हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारी इस्तदा ये है कि अगर फुल कोर्ट की तरफ नहीं भी जाया जा सकता तो ये फ़िलहाल उन्होंने कहा जी आप पार्लियामेंट को भेज दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तो चीफ साहब ने कहा जी कि मैं पार्लियामेंट को नहीं भेजना चाहता, ये उससे ये तासर होगा कि मैंने अपनी कोई ओपिनियन इसके ऊपर दे दी है। बेहतर ये होगा कि आप खुद इसको देखें और इसके अंदर जो मुमासलतें हैं उनको ख़त्म करें, जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें और फिर हम इसको जो है वो देख लेते हैं। तो इस दौरान जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब थे वो रोस्टम के ऊपर आए। उन्होंने कहा जी कि आपने जो पार्लियामेंट था या उससे आपने रिकॉर्ड मांगा था, आपने कहा था कि आप जो कुछ हुआ है, जिस तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ है और जो कानूनदान थे, जो बनाने वाले थे, उनको ये ख्याल क्यों आया या उनको इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो आप हमें वो ला कर दें जो आपकी एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो आपका पूरा इस प्रोसेस के ऊपर आपने अपना जो दिमाग लगाया, जो सेशन हुए। तो इस पे चीफ साहब ने कहा जी कि ये बड़े स्मार्ट थे, इन्होंने तो हमें नहीं दिया, इन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन वो हमने इनकी वेबसाइट से ले लिया, वहाँ पड़ा हुआ था। तो अदालत में अचानक से एक कहका भी लगा और एक तरह से ये थोड़ी सी बेबसी भी थी चीफ जस्टिस साहब की कि वो एक काम अगर 2 दफ़ा उन्होंने रिमाइंडर दिया इनको तो वो इनको तलब करना चाहिए था। अगर इन्होंने नहीं दिया था तो वो तौहीन अदालत करते। अगर इस तरह से नहीं करना था, वेबसाइट से ही लेना था, तो फिर रजिस्ट्रार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, रजिस्ट्रार के ज़रिए। तो अब उन्होंने कहा जी कि वो हमने ले लिया है और ये ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, लेकिन हमने वो ले लिया, इनकी वेबसाइट से लिया, वहाँ से ही हटाना नहीं भूले हुए थे। तो अब ये जो केस है ये भी आगे चला गया। बुनियादी तौर पे अब आज की जो समाअत थी इससे ये लगा कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो शायद पार्लियामेंट को ये तजाद दूर करने का एक मौका दे रहे हैं। और जो सिंक्रोनाइजेशन थी जजेस की वो इतनी ज़्यादा कोई सेटल नहीं थी जिस तरह से यूजुअली होता है कि तमाम जजेस पार्टिसिपेट करते हैं, वो बातचीत करते हैं, वो चीज़ भी आज देखने को नहीं मिली। तो ऑडियो लीक के ऊपर आज जो हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने तो ये पूछा कि ऑडियोज़ और इनकी हकीकत, लेकिन फाइज ईसा साहब जो बड़े इनकलाबी हैं इस मामले में समझे जाते हैं और जिनसे बहुत सारे लोगों को उम्मीदें, जो बहुत सारे लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कमीशन के ऊपर आए तो वो भी ये पूछेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।